हेलो बच्चों, गंगवार इंस्टीट्यूट में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर हरिओम गंगवार। बच्चों, 50 डेज क्रैश कोर्स में हम लोग अगले चैप्टर पे पहुंच चुके हैं, जो कि है माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर। सबसे छोटा चैप्टर आपके एनसीईआरटी का है, लेकिन 2 से लेके 4 सवाल नीट में पूछे जाते हैं। तो इम्पोर्टेंट टॉपिक है और एकदम गिने चुने पॉइंट है जहां से सवाल पूछे जाते हैं। तो चलिए बात करते हैं माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर। 6 टॉपिक यहाँ पर टोटल कवर है कि माइक्रोब को हम अपने फायदे के लिए कहाँ कहाँ यूज करते हैं। हाउस होल्ड प्रोडक्ट में, इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट में, सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट में, बायोगैस प्रोडक्शन के लिए, बायो कंट्रोल एजेंट और बायो फर्टिलाइजर के तौर पे। तो सबसे पहले हाउस होल्ड प्रोडक्ट की हम लोग बात करते हैं। माइक्रोब या माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म या माइक्रो ऑर्गेनिज्म उन्हें कहते हैं जिन जीवों का साइज 100 माइक्रोमीटर से कम होता है, जिनको आप नेकेड आई से नहीं देख सकते हैं। बहुत सारे माइक्रोब हैं, जैसे वायरस, वायरॉइड, प्रियॉन्स, बैक्टीरिया, फंजाई, प्रोटोजोआ, है ना। माइक्रोस्कोपिक कुछ हमारे धरती पर माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म है, जैसे जिनको आप आसानी से देख सकते हैं नेकेड आई से। भाई, इन सबको देखने के लिए आपको माइक्रोस्कोप चाहिए, लेकिन ये तो आपको ऐसे ही दिखाई दे जाएंगे। तो माइक्रोब्स लगभग हर जगह पाए जाते हैं, कॉस्मोपॉलिटन, सॉइल में, वाटर में, एयर में, दूसरे ऑर्गेनिज्म के अंदर, उनके ऊपर, हॉट स्प्रिंग में, डीप इनसाइड स्नो। प्रियॉन्स की बात करें तो प्रोटीनेसियस इन्फेक्शियस एजेंट होते हैं, मैड काउ डिजीज एंड सीआर जैकब डिजीज, सीजेडी भी कहते हैं, क्रूसफेल जैकब डिजीज भी कहते हैं इसे। एडिनो वायरस रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन कॉज करता है, ये आपको एनसीईआरटी के डायग्राम में दिया गया है। बैक्टीरियोफेज या बैक्टीरियल वायरस की बात करें, ये ऐसे वायरस जो बैक्टीरिया पर अटैक करते हैं। 4 पार्ट होते हैं, हेड, कॉलर, शीथ एंड टेल फाइबर। टेल फाइबर 6 होते हैं। हेड के अंदर डबल स्टैंडर्ड डीएनए पाया जाता है। टोबैको मोज़ेक वायरस की बात करें तो इसमें सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए जेनेटिक मटेरियल है। कैप्सिड यहाँ पर होता है, कैप्सिड की यूनिट को कैप्सोमियर कहा जाता है। और ये रॉड शेप वायरस होता है, टीएमवी एनसीईआरटी के डायग्राम में दिया है। माइक्रोब की बात करें तो जैसे फंजाई और बैक्टीरिया, इनको हम न्यूट्रिटिव मीडिया में कल्चर कर सकते हैं। कल्चर करेंगे तो कॉलोनी बना लेंगे, और कॉलोनी नेकेड आई से हम देख सकते हैं। सिंगली तो नहीं दिखाई देंगे, लेकिन कॉलोनी बना लेंगे तो नेकेड आई से आपको नजर आएंगे। तो माइक्रोब इन हाउस होल्ड प्रोडक्ट, घरेलू उत्पाद में क्या यूज है इनका, तो पहला है कर्ड। दूध को दही में बदलने का काम लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया करता है, या लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया करता है। ये बैक्टीरिया मिल्क में लैक्टिक एसिड को प्रोड्यूस करते हैं, और इसकी वजह से, लैक्टिक एसिड की वजह से, जो मिल्क प्रोटीन है जिसे केसिन हो गई, ये कोएगुलेट हो जाती, जम जाती है और पार्शियली डाइजेस्ट हो जाती है। साथ ही साथ जो लैब है, ये न्यूट्रिशनल क्वालिटी को इंप्रूव करता है मिल्क की, बाय एडिंग विटामिन B12। दिस इज साइनोकोबालामिन, कोबाल्ट कंटेनिंग विटामिन है ये। और स्मॉल अमाउंट ऑफ कर्ड को हम फ्रेश मिल्क में ऐड करते हैं इनोकुलम या स्टार्टर के तौर पे। हमारे स्टमक में जो लैब है, ये बेनिफिशियल रोल प्ले करता है डिजीज कॉजिंग ऑर्गेनिज्म को रोककर। दूसरा है इडली एंड डोसा। इडली डोसा बनाने के लिए जो डो यूज करते हैं, इसको बैक्टीरिया के द्वारा फर्मेंट किया जाता है। और जो पफ्ड अप अपीयरेंस, फूला हुआ जो अपीयरेंस डो का होता है, ये CO2 गैस की वजह से होता है। जो डो ब्रेड बनाने के लिए यूज करते हैं, वो फर्मेंट करता है ईस्ट सैक्रोमाइसिस सेरेवाइसी, और इसे बेकर्स ईस्ट भी कहा जाता है। जैसे तौड़ी की हम बात करें तो ये ट्रेडिशनल ड्रिंक है जिसका यूज सदर्न इंडिया में करते हैं। और ये सैप फ्रॉम पाम ट्रीज, पाम मतलब ताड़ के पेड़ों के रस को फर्मेंट करके तौड़ी बनाया जाता है। फिश, बम्बू सूट एंड सोयाबीन, इनको भी माइक्रोब के द्वारा फर्मेंट किया जाता है, और अलग अलग तरीके से इनको फूड के तौर पे यूज किया जाता है। चीज की बात करें तो अलग अलग वैरायटी के जो चीज है, उनका टेक्सचर, फ्लेवर, टेस्ट अलग अलग है। और इनकी जो टेक्सचर, फ्लेवर, टेस्ट है, वो माइक्रोब को यूज करने की वजह से आता है। जैसे स्विस चीज में जो लार्ज होल होते हैं, ये CO2 गैस को प्रोड्यूस करने की वजह से होते हैं, प्रोपियोनी बैक्टीरियम सेरमेनाई नाम के बैक्टीरिया के द्वारा। रॉक्यूफोर्ड चीज की राइपनिंग फंजाई करता है, पेनिसिलियम रॉक्यूफोर्टा, ये नाम दिया नहीं एनसीईआरटी में। तो आपको ये ध्यान रखना है कि स्विस चीज की राइपनिंग बैक्टीरियम करता है, और रॉक्यूफोर्ड चीज की राइपनिंग फंजाई करता है। अब इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट की बात करते हैं। इंडस्ट्रियल लेवल पे प्रोडक्ट को बनाने के लिए बड़े बड़े बर्तन यूज करते हैं, जिन्हें फर्मेंटर का नाम दिया जाता है ना। अब इसमें पहला एग्जांपल हमारा फर्मेंटेड बेवरेजेस पेय पदार्थ हैं, और इनमें हम एल्कोहलिक बेवरेजेस की बात करते हैं।
एल्कोहलिक बेवरेजेस जो है वो जिस इंडस्ट्री में बनाई जाती है उसे ब्रीवरी इंडस्ट्री कहा जाता है, वाइन, बियर, विस्की, ब्रांडी, रम। अब ये जो ईस्ट होता है ये फ्रूट जूसेस या माल्टेड सीरियल के द्वारा अल्कोहलिक बेवरेजेस बनाता है। फ्रूट जूसेस यानी ग्रेप जूस से वाइन बनाई जाती है। माल्टेड सीरियल बार्ली से बियर बनाई जाती है। जो कि ईस्ट का यूज ब्रीवरी इंडस्ट्री में करें इसलिए इसे ब्रीवर्स ईस्ट भी कहा जाता है। अब एल्कोहलिक ड्रिंक का जो टाइप है वो रॉ मटेरियल और प्रोसेसिंग पर निर्भर करता है। रॉ मटेरियल अगर जैसे ग्रेप जूस है तो वाइन बन गया, और अगर बार्ली है तो बियर बन गया। टाइप ऑफ प्रोसेसिंग, अगर विदाउट डिस्टिलेशन कर रहे हैं तो वाइन और बियर बन रहा है, और विस्की, ब्रांडी, रम को डिस्टिलेशन के द्वारा बनाते हैं। एंटीबायोटिक, एंटीबायोटिक ग्रीक लैंग्वेज का वर्ड है जहां पर एंटी का मतलब अगेंस्ट होता है और बायोस मतलब लाइफ। यानी अगर एंटीबायोटिक के मतलब निकालें तो अगेंस्ट लाइफ, लेकिन किसके लिए? डिजीज कॉजिंग ऑर्गेनिज्म के लिए। विद रिस्पेक्ट टू पैथोजन, ह्यूमन के लिए तो ये प्रो लाइफ हैं, जिंदगी बचाने वाले हैं। ये कुछ बीमारियां हैं जो डेडली हुआ करती थी, जानलेवा। उफिंग कफ, काली खांसी, लेप्रोसी, कुष्ठ रोग जिसे कोढ़ कहते हैं, डिप्थीरिया, गला घोटू, प्लेग, ब्लैक डेथ, इन सारी बीमारियों को हमने एंटीबायोटिक के द्वारा सक्सेसफुली ट्रीट कर लिया है। और एंटीबायोटिक की जो डिस्कवरी है 20th सेंचुरी की सबसे बड़ी खोजों में से एक है। 20वीं शताब्दी की सबसे बड़ी खोजों में से एक है। ये 20th सेंचुरी 1901 से लेकर 2000 तक का 100 साल का समय हो जाएगा। 1901 से लेकर 2000 तक का समय। वी कैन नॉट इमेजिन अ वर्ल्ड विदाउट एंटीबायोटिक। आज के समय में हम बिना एंटीबायोटिक के इस धरती पर जीवन की कल्पना नहीं कर सकते हैं। एंटीबायोटिक ऐसे केमिकल होते हैं जो माइक्रोब प्रोड्यूस करते हैं दूसरे ऑर्गेनिज्म को मारने के लिए, उनकी ग्रोथ को रिटार्ड करने के लिए। लेकिन दूसरे माइक्रोब कौन से? डिजीज कॉजिंग यानी पैथोजन। पहली एंटीबायोटिक पेनिसिलिन थी जो डिस्कवर की गई अलेक्जेंडर फ्लेमिंग के द्वारा 1928 में, और एक चांस डिस्कवरी थी। एक्चुअली अलेक्जेंडर फ्लेमिंग स्टेफाइलोकोकाई बैक्टीरिया पर काम कर रहे थे। काम करने के दौरान इन्होंने देखा कि कुछ अनवॉश्ड कल्चर प्लेट हैं जिसमें जो स्टेफाइलोकोकस को ग्रो नहीं कर पाया। इन्होंने पता लगाया तो उन्होंने देखा कि एक केमिकल है पेनिसिलिन नाम का। उस केमिकल की वजह से ये जो स्टेफाइलोकोकस ग्रो नहीं कर पा रहा है, और इन्होंने देखा कि केमिकल पेनिसिलियम नोटेटम नाम के फंगस ने सिक्रीट किया, और उसी के आधार पे ये नाम पेनिसिलिन फ्लेमिंग ने रखा। तो यहां से खोज हुई। बाद में चेन एंड फ्लोरे नाम के साइंटिस्ट के द्वारा इस पेनिसिलिन का एंटीबायोटिक के रूप में पूरा पोटेंशियल पता लगाया गया, और पहला यूज पेनिसिलिन का किया गया वर्ल्ड वॉर 2 के दौरान अमेरिकन सोल्जर को ट्रीट करने के लिए जो युद्ध में घायल हो जाते थे। और फ्लेमिंग, चेन एंड फ्लोरे को 1945 का नोबेल प्राइज दिया गया। 1961 का नोबेल प्राइज मेल्विन केल्विन को दिया गया। 1962 का नोबेल प्राइज वाटसन, क्रिक और विल्किंस को दिया गया। तीनों सिलेबस में है। बहुत सारी एंटीबायोटिक और भी खोजी जा चुकी है। स्ट्रेप्टोमाइसिन, स्ट्रेप्टोमाइसिस बैक्टीरिया से, कैनामाइसिन, क्लोरमफेनिकोल, टेट्रासाइक्लिन, एम्पिसिलिन, ये सब आप जान चुके हैं बायोटेक में। केमिकल, एंजाइम एंड बायोएक्टिव मॉलिक्यूल। तो केमिकल पहले बात एसिड की बात कर ले तो ऑर्गेनिक एसिड। तो ऑर्गेनिक एसिड में सिट्रिक एसिड को एस्परजिलस नाइगर प्रोड्यूस करता है जो कि एक फंगस है एस्कोमाइसीट का। लैक्टिक एसिड लैक्टोबैसिलस बैक्टीरियम प्रोड्यूस करता है। एसिटिक एसिड एसिटोबैक्टर एसिटाइन नाम का बैक्टीरियम प्रोड्यूस करता है। ब्यूटायरिक एसिड क्लॉस्ट्रीडियम ब्यूटाइलिकम बैक्टीरियम प्रोड्यूस करता है। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है ये सब। इथाइल अल्कोहल तो आप जानते हैं ईस्ट के द्वारा प्रोड्यूस होता है। एंजाइम में लाइपेजेस डिटर्जेंट फॉर्मुलेशन में यूज होते हैं और ऑयली स्टेन को रिमूव करने के लिए यूज किए जाते हैं। इनका यूज डिटर्जेंट पाउडर बनाने में किया जाता है। पेक्टिनेज और प्रोटीएज की बात करें तो बॉटल जूसेस को क्लेरिफाई करने के लिए इनका यूज किया जाता है। बायोएक्टिव मॉलिक्यूल से तो सवाल जरूर आता है नीट में हर साल, तो 26 में भी आएगा। स्ट्रेप्टोकाइनेज, स्ट्रेप्टोकॉकस नाम का जो बैक्टीरियम है वो प्रोड्यूस करता है, और स्ट्रेप्टोकाइनेज जो होता है बेटा ये क्लॉट बस्टर की तरह काम करता है। जेनेटिकली मॉडिफाइड किया गया इसको, एंड दिस एक्ट एज क्लॉट बस्टर टू रिमूव क्लॉट फ्रॉम ब्लड वेसल, ऐसे पेशेंट के लिए जिनमें मायोकार्डियल इन्फाक्शन हुआ है और इसी से आगे चल के हार्ट अटैक होता है। साइक्लोस्पोरिन ए ये दूसरा बायोएक्टिव मॉलिक्यूल है जो ट्राइकोडर्मा पॉलिस्पोरम नाम का फंगस प्रोड्यूस करता है, और ये साइक्लोस्पोरिन इम्यूनोसप्रेसिव एजेंट है, और ये उन पेशेंट को दिया जाता है जिनमें ऑर्गन ट्रांसप्लांट किया जाता है, क्योंकि ऑर्गन ट्रांसप्लांट को रिजेक्ट करने का काम सीएमआई करता है। तो साइक्लोस्पोरिन सीएमआई को सप्रेस कर देता ताकि रिजेक्शन ना हो। स्टैटिन एक
बायोएक्टिव मॉलिक्यूल जो मोनास्कस परप्यूरियस नाम का ईस्ट प्रोड्यूस करता है, यानी दो ईस्ट हो गए, सैक्रोमाइसिस सेरेवाइसिस एंड मोनास्कस परप्यूरियस। और ये जो स्टैटिन ये ब्लड कोलेस्ट्रॉल लोअरिंग एजेंट है। आप जानते हैं कोलेस्ट्रॉल ज्यादा होगा तो कैड हो सकता है, कोरोनरी आर्टरी डिजीज। और ये जो स्टैटिन होता है ये उस एंजाइम को कॉम्पिटिटिवली इनहिबिट करता है जो कोलेस्ट्रॉल की सिंथेसिस कराता है, और ये एंजाइम होता है HMG-CR। अगला है माइक्रोब्स इन सीवेज ट्रीटमेंट। सीवर के ट्रीटमेंट की बात कर रहे हैं तो म्यूनिसिपल वेस्ट वाटर को हम लोग सीवेज कहते हैं। अर्बन एरियाज में इसका प्रोडक्शन ज्यादा होता है। मेजर जो कंपोनेंट सीवेज का होता है वो ह्यूमन एक्सक्रीटा या फिसीज होता है। और इस सीवर के अंदर, सीवेज वाटर के ऑर्गेनिक मैटर और माइक्रोब भी होते हैं, और कुछ माइक्रो पैथोजेनिक होती है जिनसे बीमारियां होती है, जैसे टाइफाइड, डिसेंट्री, कॉलेरा, जॉन्डिस, ये सब एयरबॉर्न डिजीज है। अब अगर ऑर्गेनिक मैटर की हम बात करें, ऑर्गेनिक मैटर जितना ज्यादा पानी में होगा उसका बीओडी उतना ज्यादा होगा। बीओडी इज द बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड। तो बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड क्या है? ये फुल फॉर्म भी याद रखना, बायोलॉजिकल नहीं है, बायोकेमिकल है। 1 लीटर पानी के अंदर जितना ऑर्गेनिक मैटर मौजूद है उसको ऑक्सीडाइज करने में जितनी ऑक्सीजन की मात्रा खर्च होती है उसी को बीओडी कहते हैं। द अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन यूटिलाइज्ड बाय माइक्रोब टू ऑक्सीडाइज ऑर्गेनिक मैटर प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ वाटर इज नोन एज बीओडी। और बीओडी ऑर्गेनिक मैटर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, यानी जितना ज्यादा ऑर्गेनिक मैटर उतना ज्यादा बीओडी, और उतना ही ज्यादा पोल्यूटिंग पोटेंशियल भी होगा। यानी आप देखो दो सैंपल है एक्स और वाई, एक्स सैंपल का बीओडी 20 ml पर लीटर और वाई का 50 ml पर लीटर है, तो जिसका बीओडी ज्यादा है मतलब उसका पोल्यूटिंग पोटेंशियल ज्यादा हो जाएगा। सीवेज ट्रीटमेंट इज डन बाय हेट्रोट्रॉफिक माइक्रोब। आप सीवेज ट्रीटमेंट को सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट में किया जाता है, एसटीपी में। और यहाँ पर ट्रीटमेंट में दो स्टेज होती है, प्राइमरी ट्रीटमेंट या फिजिकल ट्रीटमेंट, एंड सेकेंडरी या बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट। जो सेकेंडरी यही वाला जो ट्रीटमेंट जिसमें माइक्रोब का यूज करते हैं, प्राइमरी में माइक्रोब नहीं यूज हो रहा है। प्राइमरी ट्रीटमेंट में क्या करते हैं? फिल्ट्रेशन एंड सेडिमेंटेशन। फिल्ट्रेशन के द्वारा जो फ्लोटिंग डेब्रीज है वो हटा देते हैं, कूड़ा कचरा जो तैरने वाला है। और सेडिमेंटेशन के द्वारा जो पेबल सॉइल है उनको नीचे सेडिमेंट करा दिया जाता है। अब बचा कौन? डिजोल्व इंप्योरिटीज यहाँ पर बच जाती हैं। ठीक है। अब जो प्राइमरी सेटलिंग टैंक होता है, प्राइमरी सेटलिंग टैंक प्राइमरी ट्रीटमेंट के दौरान यूज होता है। यहां पर जो नीचे सेटल हो गया सेडिमेंट उसे हम प्राइमरी स्लज कहते हैं। और ऊपर जो लिक्विड वाला पार्ट है जिसके अंदर इंप्योरिटीज अभी हैं, ऑर्गेनिक डिसॉल्व इंप्योरिटीज, उसे सुपरनेटेंट या प्राइमरी इफ्लुएंट कहते हैं। और प्राइमरी फ्लुएंट को प्राइमरी सेटलिंग टैंक से सेकेंडरी ट्रीटमेंट के लिए ले जाते हैं एरेशन टैंक में। और सेकेंडरी ट्रीटमेंट ही बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट, यहां पर लिविंग का यूज होता है हेट्रोट्रॉफिक माइक्रोब का। तो देखिए प्राइमरी ट्रीटमेंट जो है यहां से जो प्राइमरी ट्रीटमेंट से प्राइमरी इफ्लुएंट को हम लेके आए एरेशन टैंक में। और एरेशन टैंक में यहाँ पर मोटर लगा के एयर को पंप किया जाता है। और मोटर में यहाँ पर ये एम्पलर लगे हैं, है ना, ब्लेड लगे होते हैं जिससे रिएक्टर कंटेंट ये मिक्स होता रहता है। तो ऑक्सीजन को यहाँ पर जब डाला गया तो इससे एरोबिक माइक्रोब की ग्रोथ हो गई। यहाँ पर बैक्टीरिया और फंजाई का फ्लॉक्स बन जाता है। फ्लॉक्स इज अ मेश लाइक स्ट्रक्चर फॉर्म्ड बाय बैक्टीरिया एंड फंजाई। जो फंजाई के फिलामेंट हाइफी होते हैं उनमें बैक्टीरिया ट्रैप हो जाते हैं और इसी को फ्लॉक्स कहा जाता है। और ये एरोबिक माइक्रोब, एरोबिक माइक्रोब क्या करते हैं? ऑक्सीजन का यूज करके, और यहाँ पर जो प्राइमरी फ्लुएंट के अंदर जो डिजॉल्व इंप्योरिटीज थी, जो ऑर्गेनिक इंप्योरिटीज थी, उनको डाइजेस्ट करते, ऑक्सीडाइज करते हैं, जिससे बीओडी कम हो जाता है। और जब बीओडी कम हो जाता है तो फिर एरेशन टैंक से हम पानी को भेजते हैं सेकेंडरी सेटलिंग टैंक में। सेकेंडरी सेटलिंग टैंक में जो फ्लॉक्स है उसको सेटल करा लिया जाता है। जब फ्लॉक्स सेटल हो जाता है तो इसे एक्टिवेटेड स्लज कहते हैं। और ऊपर ये पानी बच जाता है जिसका बीओडी कम हो चुका है। इस पानी को यहाँ से रिवर और स्ट्रीम नेचुरल वाटर बॉडी में भेज देते हैं। जो एक्टिवेटेड स्लज है इसका ज्यादातर अमाउंट भेज दिया जाता है एनारोबिक स्लज डाइजेस्टर में, जहां पर एनारोबिक माइक्रोब होते हैं मिथेनोजन, और ये एक्टिवेटेड स्लज को डाइजेस्ट करते हैं जिससे बायोगैस बनती है। कुछ मात्रा एक्टिवेटेड स्लज की इनोकुलम के रूप में वापस एरेशन टैंक में भेजते हैं ताकि तेजी के साथ फ्लॉक्स की ग्रोथ हो। तो बायोगैस की बात करें तो इसमें मीथेन सबसे ज्यादा होता है,
उसके बाद CO2, हाइड्रोजन सल्फाइड, हाइड्रोजन, ये सब गैसेस होती हैं। यानी बायोगैस मिक्सचर है गैसेस का, और इसको एनर्जी के सोर्स के तौर पे यूज किया था क्योंकि इनफ्लेमेबल है, ज्वलनशील है। इंक्रीज्ड अर्बेनाइजेशन, बढ़ते हुए शहरीकरण की वजह से सीवेज की मात्रा भी बढ़ रही है। मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट एंड फॉरेस्ट के द्वारा गंगा एक्शन प्लान और यमुना एक्शन प्लान की शुरुआत की गई इन मेजर रिवर को पोल्यूशन से बचाने के लिए। चौथा टॉपिक है माइक्रोब्स इन प्रोडक्शन ऑफ बायोगैस। तो बायोगैस इज द मिक्सचर ऑफ गैसेस, सबसे ज्यादा मीथेन होती, पहले भी मैंने बताया है। और बायोगैस को फ्यूल के तौर पे यूज करते हैं कुकिंग और लाइटिंग के लिए, खाना पकाने के लिए और बिजली के लिए, मतलब लाइटिंग के लिए, रोशनी के लिए। चीज मेकिंग, फर्मेंटेशन ऑफ डो, फर्मेंटेशन ऑफ एल्कोहलिक बेवरेजेस, इसमें CO2 गैस प्रोड्यूस हुई। एनारोबिक स्लज डाइजेस्टर, मिथेनोजन जब एनारोबिकली ग्रो करते हैं सेलुलोजिक मटेरियल पे, तब मेन गैस मीथेन प्रोड्यूस होती है अलोंग विद द CO2, हाइड्रोजन एंड हाइड्रोजन सल्फाइड। टाइप ऑफ गैसेस एंड प्रोडक्ट दो चीजों पर निर्भर करता है, सबस्ट्रेट रॉ मटेरियल क्या है और माइक्रोब कौन सा है। रॉ मटेरियल और माइक्रोब दोनों पर निर्भर करता है। भाई माइक्रोब अगर ईस्ट है तो CO2 गैस प्रोड्यूस करेगा मेनली, और अगर मिथेनोजन है तो मेनली मीथेन गैस प्रोड्यूस करेगा। तो मिथेनोजन, मिथेनोबैक्टीरियम, ये आप पढ़ चुके हैं मोनेरा किंगडम में भी कि मिथेनोजन जो होता है ये गट ऑफ रुमिनेंट एनिमल में पाए जाते हैं। उनके र्यूमेन में, र्यूमेन इज अ पार्ट ऑफ स्टमक ऑफ कैटल, काउ, बुफेलो, इनके र्यूमेन में पाए जाते हैं और सेलुलोज को डाइजेस्ट करते हैं ये, है ना। मिथेनोजन ब्रेक डाउन द सेलुलोजिक मटेरियल, भाई जो चारा खाता है जानवर उसमें सेलुलोज ही है, और इसके द्वारा जब वो सेलुलोज को डाइजेस्ट करते हैं तो इसकी वजह से सेलुलोज के ब्रेकडाउन से ग्लूकोज बनेगा और इससे जो कैटल उसको न्यूट्रिएंट मिल जाएंगे, तो न्यूट्रिशन में रोल प्ले करता है। साथ ही जो गोबर होता है, गोबर के साथ मिथेनोजन जो काउ बुफेलो हैं, जो कैटल है, उनकी बॉडी के बाहर आ जाएंगे। यानी जो गोबर है उसमें मिथेनोजन काफी ज्यादा मात्रा में होंगे। अब उस गोबर को हम बायोगैस प्रोडक्शन के लिए यूज कर सकते हैं। तो गोबर कैन बी यूज फॉर द प्रोडक्शन ऑफ बायोगैस, हेंस कॉमनली नोन एज गोबर गैस। तो बायोगैस प्लांट कैसे बनाते हैं, देखो इंडिया में बायोगैस प्रोडक्शन की जो टेक्नोलॉजी है ये KVIC एंड IARI के द्वारा डेवलप की गई। खादी विलेज एंड इंडस्ट्रीज कमीशन एंड इंडियन एग्रीकल्चरल रिसर्च इंस्टीट्यूट जो कि न्यू दिल्ली में सिचुएटेड है। बायोगैस प्लांट में क्या करते हैं कि यहाँ पर ये एक चैम्बर बनाते हैं, ठीक है, कंक्रीट का एक चैम्बर बनाते हैं, और ज्यादातर इन्हें रूरल एरिया में बनाया जाता है, ठीक है। रूरल एरिया में कंक्रीट का एक चैम्बर बनाते हैं, और इस चैम्बर के अंदर देखो डंग प्लस वाटर को यानी सिलरी को भर दिया जाता है एक इनलेट के द्वारा। और जब यहाँ पर डंग भरते हैं तो डंग के अंदर ही मिथेनोजन है, मिथेनोजन यहाँ पर बायोगैस प्रोड्यूस करेंगे, ये हाइड्रोजन सल्फाइड मीथेन है ना ये सब। और यहाँ पर एक गैस होल्डर लगा हुआ है जो गैस को इकट्ठा करेगा, और यहाँ से एक आउटलेट लगी है जो इस गैस को नियर बाई हाउस तक ले जाएंगे, वहां पर इसको फ्यूल के तौर पे यूज किया जाएगा। जब ये यहाँ पर जो सेलोजिक मटेरियल है जब खर्च हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, तो स्पेंट सिलरी को फर्टिलाइजर के तौर पे यूज कर लेंगे। जो कंक्रीट टैंक होता है 10 से 15 फीट डीप होता है, ये भी आपसे सीधे पूछा जा सकता है। अब आते हैं माइक्रोब्स एज बायो कंट्रोल एजेंट। तो नॉर्मली हम क्या करते हैं कि भाई हमारे फसल में कोई कीड़ा लग गया, किसी पैथोजन का अटैक हो गया, तो हमने पेस्टिसाइड, है ना, फंजीसाइड, बैक्टीरियोसाइड, इनका यूज किया। लेकिन बायो कंट्रोल एजेंट के लिए अगर हम बात करें तो बायो कंट्रोल में हम लोग एक जीव को मारने के लिए दूसरे जीव का यूज कर लेंगे। तो बायो कंट्रोल में कंट्रोलिंग ऑफ पेस्ट एंड प्लांट डिजीजेज यूजिंग बायोलॉजिकल मेथड, है ना। जैसे पेस्टिसाइड, इंसेक्टिसाइड, वीडीसाइड, ये तो सब केमिकल हैं। जैसे 2,4-D आपने पढ़ा, वीडीसाइड होता है। अब बायो कंट्रोल एजेंट हमारे पास 5 हैं। लेडी बर्ड बीटल इंसेक्ट है और ये एफिड से छुटकारा दिलाती है, नीट में पूछा गया। ड्रैगन फ्लाई एक इंसेक्ट है, मॉस्किटो से छुटकारा, मॉस्किटो भी इंसेक्ट है। बीटी बैसिलस थुरिंजेंसिस बैक्टीरिया है जो बटरफ्लाई कैटरपिलर से छुटकारा दिलाता है। ट्राइकोडर्मा फंगस है जो रूट बॉर्न पैथोजन से बचाता है। और बैकुलो वायरसेस, वायरसेस हैं जो कुछ आर्थ्रोपोड्स से हमारी फसल को बचाते हैं। तो बैसिलस थुरिंजेंसिस बैक्टीरियम ये एक इंसेक्टिसाइडल प्रोटीन बनाता है जो कि टॉक्सिक होती है, और ये लार्वा ऑफ इंसेक्ट को किल करता है, कैटरपिलर को। तो दूसरा ट्राइकोडर्मा, ट्राइकोडर्मा फ्री लिविंग फंगस है और ये रूट इकोसिस्टम में कॉमन होता है, और ये प्लांट को कई सारे पैथोजन से प्रोटेक्ट करता है। बैकुलो वायरसेस की बात करें तो बैकुलो वायरसेस जो होते हैं ये
आर्थ्रोपोड या इंसेक्ट के पैथोजन होते हैं, उनको मारते हैं। और ये न्यूक्लियो पॉलीहेड्रो जीनस से बिलोंग करते हैं, इसे कॉमनली एनपीवी भी कहा जाता है। खास बात क्या एनपीवी की, ये स्पीसीज स्पेसिफिक होते हैं, पर्टिकुलर स्पीसीज को किल करते हैं। दे हैव नो नेगेटिव इम्पैक्ट ऑन नॉन टारगेट इंसेक्ट, ह्यूमन, मैमल, प्लांट, फिशेस, बर्ड एक्सेट्रा। नैरो स्पेक्ट्रम मतलब बहुत कम कीड़ों को मारते हैं। आईपीएम इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट में यूज करते हैं व्हेन बेनिफिशियल इंसेक्ट हैज टू बी कंजर्व। अगर हमें फायदेमंद कीड़ों को बचाना है, हार्मफुल को मारना है, तो हम यूज करते हैं बैक्लोवायरस का। और जब इकोलॉजिकली सेंसिटिव एरिया जैसे हॉट स्पॉट ट्रीट कर रहे हैं, तो वहां पर हम लोग इनका यूज करेंगे। द मेथड ऑफ बायोकंट्रोल इज बेस्ड ऑन नेचुरल प्रिडेशन। अब आते हैं आखिरी टॉपिक, बायो फर्टिलाइजर। भाई नॉर्मली फर्टिलाइजर का मतलब क्या होता है, क्या हमारे खेत है और खेत की पैदावार बढ़ाने तो हमने यूरिया डाल दी, खाद डाल दी बोरी में लाके। लेकिन बायो फर्टिलाइजर मतलब ऐसा लिविंग जो फसल की पैदावार बढ़ा, जैसे राइजोबियम। राइजोबियम जो लेगुमिनस प्लांट होते हैं, अरहर का खेत हो गया, मटर का खेत हो गया, इसमें नेचुरली ये नाइट्रोजन को फिक्स करके पैदावार को बढ़ाते हैं। तो चलिए देखते हैं। बायोफर्टिलाइजर आर ऑर्गेनिज्म दैट एनरिच द न्यूट्रिएंट क्वालिटी ऑफ सॉइल। तो ये जीव है जो फसल की पैदावार बढ़ा रहे हैं, सॉइल की न्यूट्रिएंट क्वालिटी को बढ़ा रहे हैं। बायोफर्टिलाइजर बैक्टीरिया, फंजाई और साइनोबैक्टीरिया हैं। बैक्टीरिया में फ्री लिविंग एजोटोबैक्टर एंड एजोस्पाइरिलम, ये नाइट्रोजन फिक्सेशन करते हैं सॉइल में फ्री लिविंग फॉर्म में। सिम्बायोटिक में राइजोबियम, ये लेगुमिनस प्लांट में सिम्बियोटिकली नाइट्रोजन को फिक्स करते हैं। और सिम्बियोटिक फिक्सेशन में भाई आप जानते हैं दोनों को फायदा होगा। फंजाई की बात करें तो फंजाई में माइकोराइजा, एक सिम्बायोटिक एसोसिएशन है फंजाई और हायर प्लांट की रूट में, जैसे पाइनस यूकलिप्टस की रूट में ग्लोमस का सिम्बायोटिक एसोसिएशन। ग्लोमस एक फंगस है, तो यहाँ पर सिम्बायोटिक एसोसिएशन और ग्लोमस एब्जॉर्ब फास्फोरस फ्रॉम द सॉइल एंड पासेस टू द प्लांट। रेजिस्टेंस प्रोवाइड करता है रूट बॉर्न पैथोजन से, और टॉलरेंस प्रोवाइड करता है ड्रॉट और सैलिनिटी से। तो साइनोबैक्टीरिया की अगर बात करें, ब्लू ग्रीन एल्गी, नॉस्टॉक, एनाबिनो ऑसिलेटोरिया, ये ऑटोट्रॉफिक होते हैं। और इनमें आपने पढ़ा है मोनेरा किंगडम में हेट्रोसिस नाम की सेल होती हैं जो नाइट्रोजन फिक्सेशन में हेल्प करती हैं। ये हेट्रोसिस्ट यहाँ पर लिखा हुआ है। तो ब्लू ग्रीन एल्गी एक्ट एज बायो फर्टिलाइजर इन पैडी फील्ड। धान के खेत में ये भी पूछा जा सकता है कि अगर हम साइनोबैक्टीरिया को अरहर के खेत में डाल दें तो क्या पैदावार बढ़ेगी? नहीं, ये धान की खेत की पैदावार को बढ़ा देते हैं। ब्लू ग्रीन एल्गी आल्सो ऐड ऑर्गेनिक मैटर टू सॉइल एंड इंक्रीज इन फर्टिलिटी। ऑर्गेनिक मैटर भी ऐड करते हैं जिससे फर्टिलिटी बढ़ जाती है। तो ये हमारा पूरा टॉपिक हो गया माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर। इतनी बातें कम से कम आपको पता होनी चाहिए। अगली जो यूनिट हम लोग स्टार्ट करेंगे वो इकोलॉजी है। उसमें पहला चैप्टर है ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन। अगले लेक्चर में हम लोग बात करेंगे। तो ये जो सारे टॉपिक हैं जो मैं आपको रिवाइज करवा रहा हूं, इनको आप अच्छी तरीके से देखिए, समझिए और कम से कम इतनी बातें आप याद रखिए। अगले वीडियो मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।